चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़े आपका हिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अर्ली ह्यूमंस। बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे वी आर ऑन द पेज नंबर 10 एंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या टॉपिक है बच्चों अपना? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो अभी तक बच्चों हमने हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि जिससे हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे मिलती है, हमने वो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स, यानी रिमेन्स का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। रिमेन्स का मतलब होता है बच्चों अवशेष, यानी जो बचा कुचा जो रह जाता है वो। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है वो पढ़ेंगे। इन अ बिट टू नो, अब ये क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो इस तरह के एग्जामिनेशन करते हैं, जो जमीन में से चीजों को खोज के निकालते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो क्यों करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी खोज कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे क्या जानना चाहते हैं? टू नो द बॉडी शेप, यानी शरीर के आकार, अबाउट द फूड ऑफ अर्ली मैन, यानी जो पहले के लोग जो थे उनके बॉडी शेप्स के बारे में, एंड इवन फूड ऑफ द अर्ली मैन, यानी पहले के जो लोग थे, अर्ली मैन जो थे, जो पौराणिक जो मैन जो थे, उनके मानव जो थे, उनके फूड के बारे में, सेवरल अदर काइंड्स ऑफ फैक्ट, और उनके फूड के बारे में कि वो कैसा फूड लेते थे, ठीक है। और बाकी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स हैं। देखिए बच्चों, इससे ये पता चलता है जैसे कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स निकालते हैं तो उससे ये पता चलता है कि किस तरीके के प्लांट्स उस वक्त पैदावार होती थी, ठीक है, उनकी टेंडेंसी कैसी थी, सेल्फ प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, या ऐसे प्लांट्स के जिसको अर्ली मैन ने भी उगाया था वो। एनिमल्स के बारे में उनका फूड का स्ट्रक्चर क्या था, उनकी ग्रोथ कैसी थी, हाइट, बॉडी, आकार, शेप, सबके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से ह्यूमन बीइंग्स भी जो थे उनके भोजन के बारे में कि वेदर दे वर ईटिंग रॉ फूड और दे वर ईटिंग जो पका हुआ फूड जो था, ठीक है ना, बना हुआ जो फूड जो था वो खाते थे। तो ये सारी जानकारी हमें इससे मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, यानी उनके अवशेषों से जो जमीन में गड़े होते हैं वो निकाल के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। In a bit to know the body shape, about the food of early man and the several other kinds of strange facts, the archaeologists also study about the bones of human, animals, birds and fish. किस चीज की स्टडी करते हैं बच्चों? यहाँ पे उनके बोन्स जो होते हैं, जो हड्डियां, मान लीजिए कोई अर्ली मैन जो थे या एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, वो जमीन में बरिड हो गए, बरिड होने के बाद कुछ वर्षों के बाद उनके जो बोन्स है वो हमें यदि प्राप्त होते हैं तो हमें बोन्स की बहुत सारी साइंटिफिक प्रोसेस करके उनका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, उनका भोजन कैसा रहा होगा, उनकी जो एक्टिविटीज थी वो कैसी रही होगी, उन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो दे स्टडीज बोन्स। इट अपीयर्स दैट अर्ली पीपल यूज्ड बोन्स एंड हाइड ऑफ बिग एनिमल टू टेक शेल्टर। अब हम बात करते हैं कि क्या पता चला उनको ये पता चला कि अर्ली मैन जो थे वो क्या करते थे, जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। किस चीज में करते थे बच्चों? वो लोग हथियार बनाने में जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। इवन दे हाइड, यानी उनके जो बड़ी हड्डियां होती थी उनका शेल्टर बनाने में, यानी खुद की जो मकान जो होता है या छत्र छाया जो होती है वो बनाने में भी उनका इस्तेमाल वो करते थे। These people also sketched pictures of certain rock sheltered animals. अब इन लोगों ने बच्चों गुफाओं में कुछ ऐसे जानवरों के चित्र भी बनाए थे। हमें ऐसे कुछ भित्ति चित्र मिले हैं गुफाओं में जिससे हमें ये पता चलता है कि उनके साथ साथ, उन अर्ली ह्यूमंस के साथ साथ उन गुफाओं में, उन डेंस में, उन केव्स में और भी एनिमल जो थे उनके साथ को शेल्टरिंग करते थे। को शेल्टरिंग का मतलब होता है एक साथ वहां सहवास, एक साथ वहां पे रहना। तो को शेल्टरिंग करते थे, उनके पिक्चर्स भी हमें देखने को मिले हैं। सच अ पेंटिंग गिव्स अस, अब ऐसे पेंटिंग हमें क्या, जो केव पेंटिंग्स होती है हमें क्या हिंट देती है, हमें क्या बताती हैं? सच अ पेंटिंग गिव्स अ हिंट टू द बिलीव्स, वो लोग क्या मानते थे, वो कस्टम्स, रीति रिवाज एंड आर्ट स्पेसिमेंट्स और पेंटिंग पिगमेंट्स, इन सारी चीज़ों के हमें जानकारी। पिगमेंट्स, पेंटिंग पिगमेंट्स का मतलब होता है बच्चों किस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल करके, नेचर के जो कलर थे उनका इस्तेमाल करके, या ये वो लोग कितना जानते थे उसकी हमें जानकारी मिलती है। Though the remains of the animals or plants incorporating certain seeds of plants do not survive for a long time. अब हमें ये भी पता है बच्चों कि जो प्लांट के जो बीज हैं या और अदर पार्ट्स है वो ज़्यादा समय तक
जमीन में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, वो रह नहीं सकते, वो बुरिड हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे और उसके साथ साथ वो डिके भी हो जाएंगे. डू नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग. दे कैन बी केप्ट इन अ सम कोल्ड प्लेसेस टू फ्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब यदि उनको संभाल के रखना है तो उनको किस प्रोसीजर से बच्चों संभाल के रखा जाता है? उनको फ्रीज किया जाता है ना, ठंडी जगह पे रखा जाता है, बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर से भी नीचे रखा जाता है, फ्रीज किया जाता है बच्चों. जैसे हम फ्रिज में चीज रखते हैं ना संभालने के लिए, उसी तरीके से, ताकि वो सड़े नहीं, गले नहीं, उनमें कोई कीटाणु नहीं लगे और वो नष्ट न हो जाए, ऐसे जो अवशेष है वो. Though the remains of animals and plants incorporating certain seeds of a plants do not survive for a long time, they can be kept in some cold places to freeze for a long time. Such a remains 5 significant information, whereas archaeologists receive the assistance of some other scientists to record the observation with a great caution. क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको बच्चों एक्सकावेशन की जानकारी है, उनको जमीन के नीचे से खोद करने की जानकारी है, लेकिन ऐसी चीज़ों को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, ऐसी चीज़ों को कैसे संभाल के रखा जाता है, ये जानकारी बच्चों साइंटिस्ट जो होते हैं उन्हें होती है. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चों, उन साइंटिस्ट को अपने साथ लेके ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो कि साइंटिस्ट बताते हैं कि किस मेथड से उनको प्रिजर्व करके रखना है, और दोनों मिलके ऐसी चीज़ों को, ऐसे जो रिमेन्स जो हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं. ग्रेट कॉशन का मतलब होता है बहुत ध्यान से. The method which is applied by the archaeologists to date these remains living things is known as a carbon dating. अब बच्चों मैं आपको ये वर्ड समझाऊंगी कि कार्बन डेटिंग क्या है. इस तरीके की जो मेथड होती है जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलके रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन मैन उनको संभाल के रखते हैं, उनको संजो के रखते हैं, उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं. कैसे? The method of applied by the archaeologists to date remains of to date दी जाती है बच्चों को, तारीख दी जाती है ना कि किस समय के ये हैं remains, किस समय के ये अवशेष हैं. remains of animals and plants that is living things is known as carbon dating. और ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये कार्बन डेटिंग के नाम से जानी जाती है. तो अब आगे बात करते हैं क्या है ये कार्बन डेटिंग. While the radiocarbon dating is used to date up to 60,000 years old specimens. अब जो बच्चों 60,000 वर्ष पुराने जो अवशेष रिमेन्स है ना, years ओल्ड रिमेन्स जो है, उनके जो प्रिजर्विंग की मेथड है, उनको जो संभाल के रखने की मेथड है बच्चों, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बच्चों रेडियो कार्बन कहलाती है. रेडियो कार्बन डेटिंग कहलाती है बच्चों. क्या कहलाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग. जो 60,000 वर्षों से पुराने जो अवशेष हैं उनको संभालने की जो प्रक्रिया है बच्चों, 60,000 इयर्स ओल्ड रिमेन्स जो हैं या उससे ज्यादा अधिक रिमेन्स जो हैं पुराने, उनको संभालने की जो प्रक्रिया है वो कार्बन डेटिंग कहलाती है. एवरी लिविंग थिंग्स. अब क्या है बच्चों ये कार्बन डेटिंग, क्यों इसको इस तरीके से कार्बन डेटिंग साइंस से रिलेटेड नाम जो है वो दिया गया, मैं आपको वो समझाऊंगी कैसे. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो हम लोग हों, थिंक कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब कार्बन 12 एंड कार्बन 14. हम लोग कार्बन 12 और कार्बन 14 उसको क्या करते हैं? शोषित करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में उसको लेते हैं. बट आफ्टर द डीके और डेथ, लेकिन गल जाने के बाद, मृत्यु के बाद, गल जाने के बाद या सड़ जाने के बाद, जैसे प्लांट्स से उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो सड़ जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की मृत्यु होती है. तो डीके और डेथ it is unstable and hence the ratio of carbon 14 with respect to carbon 12 decreases. अब क्या होता है कि जैसे ही मृत्यु हो जाती है या कोई प्लांट डीके हो जाता है तो उसके अंदर कार्बन 14 जो है उसका जो रेशियो होता है, मतलब इन दोनों का एक प्रमाण होता है कार्बन 14 और कार्बन 12 का. लेकिन जब मृत्यु हो जाती है या जब कोई चीज डीके हो जाती है, सड़ जाती है, द रेशियो ऑफ कार्बन 14 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 डिक्रीजेस. कार्बन 14 जो होता है बच्चों उसका रेशियो कम होने लग जाता है और कार्बन 12 का बढ़ने लग जाता है. तो मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. यहाँ मैं लिख रही हूँ कार्बन 12 और यहाँ लिख रही हूँ कार्बन 14. पहले बच्चों ये ज्यादा चल रहा है, ये ज्यादा चल रहा है. इनके रेशियो की बात करें तो 3:12 चल रहा है इनका रेशियो, ठीक है. ये 3 है तो ये 12 है. लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है बच्चों, ये बदल जाता है. 12 और ये 14 है ना बच्चों, तो ये ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये 6 हो जाए और ये 3 रह जाए, ठीक है. तो इस तरीके से कार्बन 14 का जो रेशियो होता है कार्बन 12 की, ये कार्बन 12 है और ये कार्बन
14 है, ये कार्बन 12 है और कार्बन 14 है। तो इसका रेशियो इससे पहले 3 होता है, ये 12 होता है जब जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं, जब लिव होते हैं, जीवित होते हैं। जब बाद में मृत्यु या डिके होने के बाद ये 6:3 हो जाता है, यानी कार्बन 14 का जो रेशियो है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। साइंटिस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 यूजिंग अ स्पेसिफिक एक्सीलरेटर। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं बच्चों, इसकी कार्बन 14 की मात्रा को चेक करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन 12। कार्बन 14 की मात्रा को चेक करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन 12। इससे उनको ये पता चलता है इफ द रेशियो इज लोअर द ऑब्जेक्ट इज ओल्डर। यदि ये रेशियो कम है, लोअर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको काफी समय हो गया है, बुरिड हुए ये जो रिमेन्स है ये काफी पुराने हैं, यानी जो भी हमें अवशेष मिले हैं वो काफी ओल्डर है। तो साइंटिस्ट बच्चों इस तरीके से पता लगाते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है बच्चों, इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग करना, यानी कार्बन के हिसाब से उस अवशेषों को डेट देना। द स्कॉलर्स हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट आर नोन एज अ हिस्टोरियंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, हिस्टोरियन किसे कहते हैं, है ना, हु आर द हिस्टोरियंस। तो यहाँ पे द स्कॉलर्स हु स्टडी, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो स्टडी करते हैं, एंड राइट अबाउट remains or history are known as historian। historians, ठीक है बच्चों, इतिहासकार, हिस्टोरियन, इनको हम हिंदी में कहेंगे इतिहासकार। These scholars who study and write about the past, जो इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं और इवन लिखते हैं, ठीक है, आर नोन एज हिस्टोरियन, उन्हें हम बच्चों इतिहासकार कहते हैं। टू राइट द हिस्ट्री दे ऑफन यूज टू रिटन एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बोथ। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक तो हिस्ट्री को भी देखते हैं और आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखते हैं। टू नो अबाउट द पास्ट द हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट यूज वेरियस मेथड्स, दे वर्क एज अ डिटेक्टिव्स। वो किसकी तरह काम करते हैं बच्चों, डिटेक्टिव की तरह। डिटेक्टिव कौन होते हैं बच्चों, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, जो किसी चीजों को खोज के निकालते हैं। ओके, देयर वर्क इज जस्ट एज अ वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एग्जामिनिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हेंस दे सर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ पास। और ये लोग बहुत सारी पुरानी जो चीजें होती है, पौराणिक चीजें होती है, पास की जो चीजें होती हैं उसकी सर्च यानी खोज करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नई चीज सीखी है बच्चों हमने, कार्बन डेटिंग। एंड आई होप बच्चों आप इसको जीवन भर याद रखना कि बहुत सरल सी चीज है कार्बन डेटिंग, कि हम लोग ह्यूमन बींग्स यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती है बच्चों, कार्बन की मात्रा कार्बन 12 और कार्बन 14 लेती है, और इनके बीच में एक रेशियो होता है जो मैंने आपको बताया था कि जो मृत्यु के या डिके होने के बाद वो रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं। पहले कार्बन 12 का ज्यादा होता है, पहले कार्बन 14 का ज्यादा होता है, जब हम जीवित होते हैं कार्बन 12 का कम होता है। लेकिन मृत्यु या डिके होने के बाद कार्बन 14 का रेशियो कम होने लग जाता है और कार्बन 12 का बढ़ जाता है। तो इस चीजों से वो अंदाजा लगाते हैं कि चीजें कितनी पुरानी है। इस चीज को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों हिस्टोरियन कौन होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।